तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने बच्चा एक और नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। नया टॉपिक ट्रांसफार्मर है। जो ये पिछले दिन ट्रांसफार्मर का ही वीडियो बना था, लेकिन वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था। आज मैं उसी को बनाया वीडियो, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाबू ट्रांसफार्मर से आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा इस वर्ष, यानी कि 2026 में। ठीक है, चलिए देखते हैं ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करते हैं बच्चों। मैंने वीडियो ये लेक्चर बनाने से पहले मैंने सारा चीज़ लिख कर लाया हूँ, ताकि आपको कम से कम समय में मैं ज़्यादा आउटपुट दे सकूँ। ठीक है, इसलिए बच्चा लिख कर लाने का मेन मकसद है मेरा। अब यहाँ पास देखेंगे, सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ये क्या है बच्चा, इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। एक डिवाइस है, यानी कि बोले तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी आप बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। वोल्टेज को क्या करने का काम करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। इसमें नोट पॉइंट यहाँ पास लिखे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी पूरे सर्किट में क्या रहेगा, पूरे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहेगा। कह रहा है बच्चा फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसफार्मर ऑलवेज सेम, फ्रीक्वेंसी बदलता ही नहीं है। बदलेगा क्या आपका, तो वोल्टेज बदलेगा। क्या बदलेगा, करेंट बदलेगा, विद्युत धारा बदलेगा, करेंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी बदलता नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका बात करें टाइप्स के कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, दो टाइप्स के। पहला हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहला क्या हो गया बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप क्या बोलते हैं, देखो स्टेप अप मतलब उसको क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो बोला क्या जा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ए डिवाइस विच इज ट्रांसफर लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज। मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बच्चों, जब वोल्टेज मान लो कि इसके पास आया कम वोल्टेज के और ये बढ़ा दिया, ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो कहाँ यूज होता है, स्टेपलाइजर में देख सकते हैं। या तो स्टेपलाइजर में दोनों प्रकार के, स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन भी होता है। आप वहाँ चले जाओ पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड में क्या होता है बच्चों, उधर से आता तो है 33 लाख का वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है, लेकिन पावर ग्रिड अपने अनुसार 11 लाख वोल्टेज करके या तो कुछ कम वोल्टेज करके गांव में ट्रांसफ़र करता है। अब गांव में जो हम लोग को बाहर में लगा हुआ था कॉर्नर पे, जो कॉलोनी में लगा होता है, उसमें क्या होता है बच्चा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उधर से तो आता है 11,000 वोल्टेज। कितना हज़ार वोल्टेज, 11,000। लेकिन वो जो ट्रांसफार्मर है उसको कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट में। कितना वोल्ट में बच्चों, 220 वोल्ट में। और हम लोग को घरों में 220 वोल्ट का ही आता है। और कितने हर्ट्ज का आता है, तो 50 हर्ट्ज का। तो वही बात है, स्टेप अप का यूज कहाँ किया जाएगा, तो पावर ग्रिड में। कहाँ, पावर ग्रिड में। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ होता है, तो हम लोग के गली के नुक्कड़ पे, अरे कॉर्नर पे, जहाँ पास कॉलोनी होता है, कॉलोनी के पास में लगा होता है। सब अपने अपने बच्चों जान रहे होंगे ट्रांसफार्मर होता है आप लोग के गांव में। तो वो जो गांव में ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। होता क्या है, वो उधर से तो वोल्टेज आता है 11,000, लेकिन ये वोल्टेज को कम कर देता है, 220 वोल्ट कर देता है। ये क्या करता है, स्टेप अप बढ़ाता है, जो पावर ग्रिड में यूज होता है। स्टेप डाउन क्या होता है, वोल्टेज को कम करता है, जो गाँव के नुक्कड़ के कोने पर होता है उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये करता क्या है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये डिवाइस विच इज ट्रांसफर हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज, इंटू लो वोल्टेज। एंड और भी देखो, हाई वोल्टेज इन लो वोल्टेज। जब हाई से लो में करेगा तो करेंट इसका उल्टा, करेंट का होगा उल्टा। मतलब करेंट वो हाई से लो कर रहा था तो लो से हाई करेगा, लो से हाई करेगा, स्टेप डाउन। नहीं समझे, नहीं समझे। देखो, जब वोल्टेज हाई से लो में जाएगा तो करेंट लो से हाई में जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज
लो से हाई जा रहा है तो करंट हाई से लो जाएगा। उल्टा जब वोल्टेज को तुम हाई बोलना तो करंट के लो बोल देना, जो कि दोनों में मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा हूँ। ठीक है, बोलो इतनी बात आगे होगा समझ में। आगे चलते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे अब इसका प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत कि किस प्रिंसिपल पे यह काम करता है। तो बच्चा ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। चुपचाप कहें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन, जो फैराडे साहब बताए थे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था? म्यूचुअल इंडक्शन ये होता था कि अगर कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसके पास लेके जाओ तो भी चार्ज हो जाएगा। अच्छा, दूसरे उसमें पढ़े थे इससे पिछले वाले चैप्टर में कि अगर एक कुंडली में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अगले में ऑटोमेटिक करंट चेंज हो जाता था। याद होगा आपको फैराडे का नियम? नहीं समझे? फैराडे क्या कहता था? फैराडे साहब कहता था कि अगर ये दो गो कॉइल है, आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, पहला वाला कॉइल में चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला में भी चेंज होता था और इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता था। उसी को तो बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आगे आ जाओ, कंस्ट्रक्शन। इसका बच्चा बनावट क्या है? तो बनावट को थोड़ा सा हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं। देखो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन? हाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट रहा है वीडियो। मैं थोड़ा सा और इसको रोटेट करता हूँ, देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पास ना ये दो गो कॉइल है। इधर वाला को जिसमें हम लोग करंट देते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और इसी को इनपुट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इनपुट। ये जिसमें हम लोग वोल्टेज देते हैं, जिसमें हम लोग करंट देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिससे बच्चा एनर्जी निकलता है, जिससे हम लोग को आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये क्या होता है? दो, ये देख रहे हो ना ऐसे ऐसे चरखुट, ये चरखुट नहीं, ये दो लेमिनेटेड सीट है। सीट दो नहीं हो सकता, बहुत हो सकता, जैसे पेज के जैसा, इस टाइप से, इस टाइप से एक पेज के जैसा, ऐसे एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक रखते गए तो देखो इतना चौड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही और रखेंगे तो और चौड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चा लेमिनेटेड सीट है और इस पे कॉपर वायर को लपेटा गया है। कॉपर वायर को क्या किया गया? लपेटा गया है। और ये तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल है जिससे एनर्जी आपको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक, अब आ जाओ इसका कंस्ट्रक्शन के बात कर लेते हैं एक एक बच्चों की। है क्या? सबसे पहले बोला ए लैमिनेटेड कोर विच इज यूज टू मिनिमाइज लॉस एनर्जी ऑफ ईडी करंट। देखो यहाँ पास यूज किया जाता है लेमिनेटेड सीट, लेमिनेटेड कॉइल। लेमिनेटेड मतलब पेज के जैसा। किसके जैसा? पेज के जैसा। क्यों यूज किया जाता है? तो ये भी बात है क्योंकि ईडी करंट के कारण जो उसमें बच्चा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके कारण जो करंट बनेगा और करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होगा उसको कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड सीट को यूज करते हैं। बात आया समझ में कि लेमिनेटेड सीट क्यों यूज करते हैं? लेमिनेटेड सीट इसलिए यूज करते हैं ताकि उसमें जो ईडी करंट के कारण, जो उसमें ईडी करंट क्या होता है? ईडी करंट मतलब इंड्यूस्ड करंट, जो अपने आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो उसमें करंट उत्पन्न हो जाता था उसी को तो ईडी करंट बोलते थे। तो ये ईडी करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होगा उसको कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड सीट यूज करते हैं। अच्छा सर, आगे बात किया जा रहा है सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इट कंसिस्ट टू कॉइल्स। बिल्कुल सही बात है। कितने कॉइल्स था? दो कॉइल, एक प्राइमरी कॉइल था, एक सेकेंडरी कॉइल था। कंसिस्ट टू कॉइल्स insulated copper wire having different number of turns wound on the same soft iron core। कहने का मतलब है कि सेम सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा, उसमें कॉपर वायर को अलग अलग नंबर ऑफ टर्न, एक में ज़्यादा टर्न करेंगे तो एक में कम करेंगे तो दो गो कॉइल बनेगा। अगर तुम दोनों में सेम कर दोगे तो तुम्हारा फिर आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब अगर नंबर ऑफ टर्न अलग अलग रहेगा तभी तो हम दो गो कॉइल कहेंगे ना। तो अगर दोनों में सेम रहेगा तब तो फिर दोनों कॉइल अलग अलग कैसे होगा? फिर तो एक ही हो जाएगा। तो ये दो कॉइल से बनता है, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरा सेकेंडरी कॉइल। एक में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा तो एक में कम रहेगा, बस इतना याद। अब किस में ज़्यादा किस में कम रहेगा वो डिपेंड करता है स्टेप अप बना रहे हैं या स्टेप डाउन बना रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। अच्छा सर, तीसरी बात कह रहा द कॉइल P टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड। अच्छा, P कहने का मतलब यहाँ पास प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी।
प्राइमरी कॉइल से बच्चा हम एनर्जी को सप्लाइड करते हैं, मतलब देते हैं उसमें। सबसे पहले एनर्जी हम किस में देते हैं? प्राइमरी कॉइल में। अच्छा, द कॉइल ऑन विच आउटपुट ऑब्टेन्ड इज सेकेंडरी कॉइल, और हम लोग को जो आउटपुट मिलता है वो किससे मिलता है? सेकेंडरी कॉइल से मिलता है। बस इतना ही आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ज़्यादा लंबा लिफाफा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाओ। अब ये डायग्राम बना दीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट है। अब वर्किंग देखो, वर्किंग होगा क्या बाबू कि जब इसमें से प्राइमरी कॉइल में जब हम करंट को पास करेंगे, तो जब इसमें करंट पास होगा तो ये बन रहा है किसके जैसा? सर ये सोलिनॉइड के जैसा बन रहा है। किसके जैसा बन रहा है बाबू? सोलिनॉइड। और कौन सा करंट दे रहे हैं? तो अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब B बराबर फाई बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? B बराबर म्यू नॉट एन आई और फाई बराबर बी डॉट ए। ठीक। अगर इसमें देखो अल्टरनेटिंग करंट है तो कभी करंट बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। अल्टरनेटिंग करंट यही ना था कि समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों को बदले। बच्चा चेंज इन डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑन ए टाइम इंटरवल बताए थे। डिफिनेशन आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो बच्चा मैं बता दूंगा, या बता रहा हूँ क्या? समय के साथ अपना दिशा और परिमाण दोनों बदले, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर बताओ ये आई चेंज होगा तो ये बी नहीं चेंज होगा। सर ये चेंज होने से ये भी तो चेंज होगा। अगर ये चेंज हुआ तो फाई चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। कहने का मतलब जो फर्स्ट कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगा। ठीक। और उसके वजह से यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से समझो, फिर से इसमें क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग करंट देंगे। हाँ सर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगा। और यहाँ सेकेंडरी कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे आप लोग, तो सेकेंडरी कॉइल में भी क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक। वही बात को यहाँ पास लिखा हुआ है, कह रहा एज द एसी पासेस थ्रू प्राइमरी कॉइल। मतलब आज बच्चा प्रथम कॉइल से, प्राइमरी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करेंगे कॉइल, इट जनरेटिंग ऑन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो क्या करेगा बच्चा? जनरेट करेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करेगा इन द कॉइल ऑफ ऑल्सो पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल्स। ये जो ईएमएफ बनेगा वो ऑल्सो पासेस किससे होगा? सेकेंडरी कॉइल से। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहला में चेंज होगा, इसके कारण से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ। कुछ ना समझ में लो तो बस इतना याद रखिए कि प्रथम कॉइल में करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, करंट बढ़ा घटा के दे रहे हैं, इसलिए चेंज करेगा। और इसमें चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता। बस इतना ही चीज़। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन वन टर्न, प्रथम कॉइल में जो प्राइमरी कॉइल है उसमें अगर बच्चा एक टर्न में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई है। कितना है? फाई। अगर नंबर ऑफ टर्न उसमें एन है। कितना है बच्चवा? एन। कैपिटल एन लिख देते हैं, एन है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल में क्या हो जाएगा? एन पी डी फाई बटा डी टी, एन पी डी फाई बटा डी टी। आगे जब बढ़ेंगे इसी में तो अब बच्चा ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ ये ई देखो ईएमएफ है बच्चा प्राइमरी कॉइल में माइनस एन पी डी फाई बटा डी टी। ये किसके थ्रू? ये बच्चा फराडे लॉ के थ्रू। फराडे लॉ बताए थे जिसके कारण होता है ये उत्पन्न, उसी को ये मारने का कोशिश करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और सिमिलरली इसी प्रकार से सेकेंडरी कॉइल में तुम्हारा ये हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिए हैं तो ई पी बटा ई एस और माइनस माइनस खत्म, एन पी बटा एन एस और डी फाई बटा डी टी।
अच्छा सर ये पूरा देखो, ये d5/dt कट गया तो EP/ES बराबर NP/NS आ गया। बस अगर आपसे पूछेगा ट्रांसफ़र क्या है पूरा उसको एक्सप्लेन करो तो आप यहीं तक कीजिएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। फिर से एक बार देख लो कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से लिखना चालू करना। ये पहले डिफिनेशन पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, फिर ये वर्किंग, बस वर्किंग का ही ये थोड़ा सा पार्ट हो गया। ये आपका 5 मार्क्स में आपको यहीं तक पूछा जाएगा। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों, इससे MCQ पूछा क्या किस प्रकार से जाता है, कहेगा आइडियल ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? आइडियल। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें जिसका 100% इफिशिएंसी होता है, अगर उसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, जितना उसमें इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट दे देगा, तभी तो कहेंगे आइडियल। 100% इफिशिएंसी कि हम उसको जितना दिए उतना हमको ये बच्चा एनर्जी दे दिया, तभी तो कहेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर। अच्छा सर, तो ये जितना इनपुट हो गया प्राइमरी कॉइल में उतना ही आउटपुट हो गया सेकेंडरी कॉइल में। अब इसको बच्चा EP/ES का रेशियो निकालें तो हो गया IS/IP। मतलब कि जिसमें बच्चा नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा उसमें करंट आपका कम रहेगा। यही सर, ये क्या करें? हाँ देखो ना, जिसमें आपका ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ टर्न उसमें करंट आपको कम रहेगा, सीधा सीधी कहें तो। ठीक है, अब यहाँ से देखो EP/ES = IS/IP और NP/NS। यहाँ से ये बच्चा रिजल्ट है, यहीं से आपको न्यूमेरिकल्स पूछने का पॉसिबिलिटी बनता है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब यहाँ से इफ़िशेंसी की बात करें, इफ़िशेंसी क्या होता है? तो इफ़िशेंसी होता है बच्चा P आउटपुट बटा जितना पावर आउटपुट, मतलब कितना ज़्यादा वो दे रहा, ताकत, इफ़िशेंसी दक्षता हिंदी में बोलते हैं। तो कितना ज़्यादा हमको आउटपुट दिया बाय में इनपुट। अब इसी का परसेंटेज निकालना है तो P आउटपुट बटा P इनपुट इंटू 100। अब पावर को क्या होता है, पावर में हम लोग पढ़े हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, P = VI वोल्टेज इंटू करेंट। तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा। अब इससे एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, ये समझ लो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि प्रथम कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में 400 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितना 400, और करंट कितना है 10 एम्पीयर, और इसका वोल्टेज कितना 110। ठीक है, अब सेकेंडरी कॉइल में आपको वोल्टेज निकालना है, उसके बाद करंट निकालना है। कोई बात नहीं, NP/NS लगाएं, IP/IS, तो I यहाँ से निकल जाएगा। ये 400 ये 200 और IS का वैल्यू नहीं दिया था, IP का वैल्यू दिया 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर पुट किए, सॉल्व किए तो IS में आ गया 20 एम्पीयर। अभी बताएं कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। उल्टा बताएं, नंबर ऑफ टर्न के उल्टा होता है, नंबर ऑफ टर्न के उल्टा। तो देखो इसमें 400 था और इसमें 200, तो बच्चा इसमें आया कितना 10, तो इसमें आया 20। नंबर ऑफ टर्न कम था तो करंट ज़्यादा हो गया। अच्छा सर, वोल्टेज उल्टा होता है। वोल्टेज क्या होता है? उल्टा। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा उसमें ज़्यादा रहेगा वोल्टेज, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा उसमें वोल्टेज का होगा कम। मतलब नंबर ऑफ टर्न के ये होता है जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ES का वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लो। देखो EP/ES का वैल्यू हमको दिया हुआ सर, नहीं ये तो निकालना है। EP का वैल्यू 110 है, 110 ES का निकालना है। NP/NS का वैल्यू 400/200 कैंसिल आउट करके सोल्व किए, तो यहाँ तक बच्चों काम हो गया। आगे की बात करते हैं तो आगे कुछ नहीं है, बस यहीं तक बच्चों ये वीडियो समाप्त होती है आज के। आप लोग बढ़िया से प्यार दुलार दीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। ठीक है, आप ही लोग एक सहारा हैं जो अगले तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग मस्ती से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।